नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यादव एकेडमी। हम अपने मोशन के अगले चैप्टर में मोशन के थर्ड पार्ट में बढ़ते हैं, जो है कि कैसे फोर्स अफेक्ट करता है मोशन को। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फोर्स कि फोर्स क्या होता है और उसे मेजर कैसे करते हैं। फिर उसके बाद फोर्स के अंदर ही हम लोग देखेंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होता है। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स क्या होता है। फिर एक एग्जांपल देखेंगे टग ऑफ वॉर का, कैसे बैलेंस और अनबैलेंस करते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखेंगे क्या देखेंगे हम लोग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या देखेंगे हम लोग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में देखेंगे कि कैसे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है और कैसे अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है। उसके बाद हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, जिससे हमको एक नया रिलेशन मिलता है, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद न्यूटन का थर्ड लॉ देखेंगे, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। और उसके बाद सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसे अलग अलग सिस्टम के ऊपर फोर्स लगता है तो उसे हम कंबाइन करके कैलकुलेट करते हैं, ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्स क्या होता है। तो फोर्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फोर्स इज़ अ पुश और पुल। पुश और पुल क्या होता है, ढकेलना या तो खींचना। दैट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। तो ढकेल रहे हैं या खींच रहे हैं तो उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है, या ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है और क्या हो सकता है उसका चेंज हो सकती है, स्पीड हो सकती है, या डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या शेप भी चेंज हो सकता है। तो याद रखना कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल दैट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव या चेंज स्पीड, डायरेक्शन और चेंज शेप। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको अभी हमने देखा कि इसको डायरेक्शन की भी ज़रूरत है और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लग रहा है, इसीलिए फोर्स क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो उसको एन से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो याद रखना फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फोर्स जैसे ही। तो अगर मोशन स्टार्ट करना है तो हम क्या करते हैं, फोर्स का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमारी फुटबॉल की बॉल है, कोई भी बॉल है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं पैरों से तो क्या होता है, वो रेस से मोशन में आ जाता है। सेम मोशन स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत है, सेम मोशन स्टॉप करने के लिए भी किसकी ज़रूरत है, फोर्स की। जैसे कोई भी बॉल आ रही है, नीचे गिर रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ते हाथों से। तो पकड़ते तो क्या हो जाता है, वो स्टेशनरी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, मोशन रुक जाता है। तीसरा तो होता है हमारा डायरेक्शन चेंज करने के लिए, कि अगर किसी भी बॉडी मोशन में है तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फोर्स का। जैसे क्रिकेट बॉल बैट हो गई, बॉल आ रहा है एक डायरेक्शन से, बॉल आ रहा है एक डायरेक्शन से, तो बैट क्या करती है, उसको दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, शेप चेंज करने के लिए। तो जैसे अगर देखा रहेगा आपने, नींबू नींबू रहता है, जब हम लोग कट करते हैं तो राउंड में रहता है, सेमी सर्कल में रहता है। जैसे उसको स्क्वीज करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, लेमन जूस निकलता है। ठीक है। तो याद रखना है कि इफ़ एदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, एक तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या तो दोनों ही ज़रूरी होती है किसी भी, मतलब फोर्स लगाएंगे हम लोग, या तो मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो ज़्यादा दम लगाएंगे, और डायरेक्शन। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, डायरेक्शन से भी फोर्स लगा सकते हैं, दोनों को मिला के भी हम लोग फोर्स लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ऑब्जेक्ट चेंज होता है मतलब उसका मोशन में ना रहे तो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो उसे रुकने के लिए आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए आ जाएगा, और शेप भी चेंज करने के लिए आ जाएगा। समझ में। तो अगर कोई भी बॉडी है, इसके ऊपर अगर समझ लीजिए हम पहले कुछ फोर्स लगा रहे थे और किसी डायरेक्शन में लगा रहे थे, तो अगर एक भी चेंज कर दिया, चाहे फोर्स चेंज कर दिया मैंने, चाहे डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो उससे क्या होगा, इस बॉडी पे लगने वाला इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो याद रखना कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू या डायरेक्शन की वैल्यू या कोई भी चीज़, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही, अगर हमने उसमें कोई भी चेंजेस किया तो पूरा इफेक्ट ही चेंज हो जाएगा उस बॉडी के ऊपर।
ठीक, तो वही बताया इफ़ एदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट चेंजेस द इफेक्ट ऑफ द फोर्स आल्सो चेंजेस। तो जैसे ही हमने कुछ दोनों में से एक भी बदला या दोनों को ही बदल दिया तो उस बॉडी पे लगने वाला जो इफेक्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अब फोर्स को मेजर कैसे करते हैं? हम लोग स्प्रिंग बैलेंस मेथड से मेजर करते हैं। ठीक है, तो याद रखना फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है कि फोर्स प्रोड्यूसिंग 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन ऑन 1 kg मास। अगर कोई 1 kg मास का ऑब्जेक्ट है, 1 kg मास का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर हमने फोर्स, मतलब अगर हमने फोर्स को डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, 1 kg का जो मास है उसे 1 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अगर मोशन में लाना है तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, 1 न्यूटन फोर्स कहेंगे। तो ये हो गया हमारा फोर्स का डेफिनेशन। अब फोर्स के डेफिनेशन अलग अलग रहेंगे तो हम लोग देखेंगे आगे कि सिंपल वाला फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। लेकिन याद रखना है कि पुश और पुल दैट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, ऐसा फोर्स पुश या पुल हो, मतलब खींचे या ढकेले, ताकि हमारे जो बॉडी का प्लेस है वो चेंज हो जाए। और उससे क्या होगा, स्पीड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है या शेप भी चेंज हो सकता है। तो तब हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे फोर्स लगा है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल में क्या देखेंगे, सबसे पहले वहाँ पे देखा था हमने किकिंग अ बॉल। अगर ये बॉल स्टेशनरी है, अगर हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। सेम अगर ये बॉल आ रही है, इधर इधर बॉल आ रही है नीचे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों से मदद से क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाए, मोशन रुक जाता है। तीसरा, फिर डायरेक्शन चेंज करने के लिए अगर समझ लीजिए बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हम जब मारेंगे तो बॉल का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। सेम शेप चेंज करने के लिए अगर ये नींबू है, नींबू का जो शेप था वो क्या था, सेमी सर्कुलर था या सेमी स्पेरिकल था। ठीक है, तो उसको जैसे हम लोग ये फोर्स लगाएंगे दोनों अपने उंगलियों से तो क्या हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो स्क्वीजिंग अ लेमन भी क्या आ गया हमारा, किसमें आ गया, शेप चेंज करने में आ गया। तो ये सब फोर्स के एग्जाम्पल है। सेम मैंने बताया था कि अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग स्केल यूज़ करते हैं फोर्स मेजर करने के लिए। तो वेट मेजर करने के लिए, वेट ही एक्चुअली क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो वेट मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डेफिनेशन अभी हमने देखा वहाँ पे कि पुश और पुल दैट चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन। वो उसका स्टेट चेंज कर रहा है, रेस्ट हो या मोशन, या शेप चेंज कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, या तो दूसरा डेफिनेशन ये आ सकता है कि फोर्स इज एन इफेक्ट दैट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स क्या है, एक इफेक्ट है, दैट कैन चेंजेस या ट्राइज टू चेंज। मतलब समझ लीजिए अगर कोई बॉडी है, अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा तो ये करेगा, इसका जो पोजीशन है या स्टेट है, स्टेट अगर रेस्ट में है तो इसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा, या मोशन में तो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये बताया है कि फोर्स इज एन इफेक्ट दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये डेफिनेशन याद रखना कि फोर्स इज एन इफेक्ट दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया फोर्स का डेफिनेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं करना है कुछ, जैसे बेस्ड ऑन कांटेक्ट हो गया, दो टाइप के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ये हमें आगे चल के पढ़ना है, सिर्फ ये क्लासिफिकेशन बताया। फिर दूसरा होता है नेचर ऑफ इंटरेक्शन। तो एक होता है अट्रैक्टिव, एक होता है रिपल्सिव। ठीक है ना, सेम चार्ज करेंगे तो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज करेंगे तो अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा है इफेक्ट ऑन मोशन तो बैलेंस फोर्स होता है और अनबैलेंस फोर्स होता है। ये हमें देखना है कि मोशन का इफेक्ट क्या होता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। फिर ओरिजिन के बेस पे, ठीक है, और फिर फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं हमारे नेचर में, ग्रेविटेशनल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस देखना है इस चैप्टर में हमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होता है? तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं कि समझ लीजिए कोई बॉडी है, इसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कि इधर से लगा रहे हैं F1 बोल दो, और एक यहाँ से लगा रहे हैं F2 बोल दो, या इसको हम लोग, ये तो हो गया पुश का। अगर पुल में आए तो अगर हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया और यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब F1 और F2 क्या होनी चाहिए? दोनों सेम होनी चाहिए। तो उसे कहते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे यहाँ पे अगर 10 किलो न्यूटन लगा रहा हूँ तो यहाँ पे भी 10 किलो न्यूटन लगा रहा हूँ। अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट है। देख रहे हैं कि पहले कंडीशन में डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट है। इसमें भी दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो बैलेंस फोर्सेस के लिए पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। क्योंकि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तभी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को निगलेक्ट मतलब कैंसल आउट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए नेट जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। तभी हमारी बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी। ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो याद रखना है, अगर इक्वल अमाउंट मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या हो रहेगा? स्टेट हमारा, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। तो ये याद रखना है। तो एग्जांपल है टग ऑफ वॉर वाला, ये हमने खेला भी रहेगा या स्कूलों में देखा भी रहेगा। दोनों तरफ से खींचते हैं, एक रस्सी रहती है, रस्सी के बीच में सेंटर पॉइंट रहता है, इधर से भी खींचते इधर से भी खींचते और एक लाइन होती है। अगर ये इस लाइन के इस तरफ यहीं पे तो हमारा बैलेंस फोर्स है। फिर दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या है कि जो भी हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा फोर्स का वो क्या रहेगा? अनइक्वल रहेगा। समझ में आए? डायरेक्शन तो अपोजिट ही रहता है या सेम भी रह सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसमें नेट फोर्स जो रहता है वो जीरो नहीं रहता है। नेट फोर्स क्या रहता है? जीरो नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट इन डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। तो जो भी हमारा नेट फोर्स आता है जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा उस डायरेक्शन में हमारी बॉडी क्या होती है? मूव होती है। सेम भी टग ऑफ वॉर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए हम पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लटका देते हैं रिबिन, और यहाँ पे कुछ खींचते हैं और इस तरफ कुछ बच्चे खींचते हैं और सेंटर में लाइन होती है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? अभी दिख रहा है आपको कि ये इधर से खींच रहा है और इधर से भी खींच रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से हिल नहीं रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। अब दूसरा जो है अनबैलेंस वाला कंडीशन है। देखो यहाँ पे ये पहले कहाँ पे था? सेंटर में था, लेकिन इसने जो फोर्स लगाया, अब यहाँ पे देख रहे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यहाँ पे देखिए ये फोर्स यहाँ पे खींच रहा है, ये भी खींच रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका जो फोर्स था, फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड वो क्या है? इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, इसीलिए इसका जो सेंटर था वो सेंटर से हट के कहाँ पे चले गया? वो यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो रिजल्टेंट फोर्स था वो किस डायरेक्शन में लगने लगा? इस डायरेक्शन में, मतलब ये ज़्यादा हो गया, इसीलिए मोशन इस डायरेक्शन में हुआ। तो इसे कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो वही देखना है हमें। तो नेट फोर्स रिजल्ट क्या होता है? दोनों का समेशन करते हैं। डायरेक्शन याद रखना है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायरेक्शन निगेटिव होती है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, सेम ये तो एक्स एक्सिस में हो गया, वाई एक्सिस में भी वही रहेगा। नीचे डाउनवर्ड निगेटिव होता है, अपवर्ड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये हमें समेशन ऑफ फोर्सेस मतलब नेट फोर्स निकालने में काम देता है। तो सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो दोनों का एडिशन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन यूज़ करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हमें चेक करना है कि कौन सा फोर्स बड़ा है, F1 बड़ा है या F2 बड़ा है। तो जो फोर्स बड़ा है तो उस डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर F1 ग्रेटर रहा F2 से तो हमारा नेट फोर्स क्या आ जाएगा? हमारा नेट फोर्स आ जाएगा F1 माइनस F2। तो याद रखना क्योंकि डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये तो हो गया बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे गाड़ी को फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों जन जो फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो नेट फोर्स भी क्या होगा? सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। टू फोर्सेस अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहेंगे मोशन उसी डायरेक्शन में होगा, या नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे पहला एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। ये वाला अगर एग्जांपल दिख रहा होगा आपको तो इसके अंदर क्या बोल रहा है? इसके अंदर बोल रहा है कि ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर
इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो हमें पता है कि जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, हमें मालूम है। तो डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम है। तो अगर 10 न्यूटन है इधर और इधर क्या है 6 न्यूटन है, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल, 16 न्यूटन का फोर्स क्या होगा, ये जो इस डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स लगेगा वो भी कितना वैल्यू लगेगा, 16 न्यूटन। सेम दूसरा, तो हम बोल देंगे कि ये इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये रिजल्टेंट जो आएगा नेट फोर्स का उसके डायरेक्शन में होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब ये बॉडी है, इस तरफ से हमारा 10 न्यूटन लग रहा है और इस तरफ से हमारा 6 न्यूटन लग रहा है। अगर हमने देखा इसको कैलकुलेट किया हमने कि नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स हमारा क्या होगा, अभी हमको पता है एक ग्रेटर एक स्मॉलर है, तो जो ग्रेटर है वो सबसे पहले वो लिखेंगे 10 न्यूटन को। अब इसका डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव माना है तो इस डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, निगेटिव। तो निगेटिव क्या हो गया हमारा, 6 न्यूटन। तो 10 में से 6 जाएगा हमारा, कितना बचेगा, 4 न्यूटन। तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, 4 न्यूटन का। जो भी बड़े वाले का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमारा बॉडी क्या होगा, मूव होगा। तो हमको पता है कि ये जो हमारा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला, तो इस डायरेक्शन में हमारा बॉडी क्या होगा, मूव होगा। लेकिन ये किससे रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा इसके ऊपर, 4 न्यूटन का रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि अभी इस जगह से जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग वो 6 न्यूटन लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन से हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं। तो सेम एफ नेट क्या हो जाएगा, अगर हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ी है और ये डायरेक्शन हमने नेगेटिव पकड़ी है अगर, तो हमको मालूम है इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये पॉजिटिव है तो 6 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में लग रहा है तो -10 न्यूटन। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 न्यूटन। लेकिन वो माइनस है तो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, बरोबर। और ये 10 जो 4 है वो क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो किस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, तो याद रखना है डायरेक्शन क्या आ जाएगा आपका, नेट फोर्स का डायरेक्शन ये वाला आ जाएगा, 4 न्यूटन का। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया नेट फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग ये। तो हमें ये पेपर में पूछ सकता है, नेट फोर्स का एग्जांपल दे देगा और बोलेगा कि नेट फोर्स हमारे बॉडी की मोशन हो रही है या नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर मोशन नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है हमें, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है वो हम देखेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी हमें लगने वाला है, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के बहुत सारे काम नहीं होंगे। तो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट भी है और एक तरफ से थोड़ा सा डिफिकल्टी भी लाता है, तो वही देखेंगे हम लोग फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में हो रही है तो उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा फोर्स को। इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो याद रखना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर बॉडी मोशन में चल रही तो उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब उसके मोशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, स्पीड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और हमेशा जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा। अब जो हमारा फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर, कि रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है। अगर रफ सरफेस रहेगा तो फ्रिक्शन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा जो भी मोशन है उसके डायरेक्शन के अपोजिट लगने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट हमेशा मोशन के डायरेक्शन के होता है। तो क्या फ्रिक्शन फोर्स यूज़फुल होता है, हाँ होता है। वॉकिंग करने के लिए, ड्राइविंग के लिए अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे और दौड़ नहीं पाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे घर के फर्श के ऊपर ऑयल गिरा रहता है तो हम उसके ऊपर चल पाते हैं क्या, नहीं, बार बार गिर जाते हैं। सेम गाड़ी के लिए भी है। ठीक है, तो हमारे चलने के लिए, ड्राइविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन फोर्स। प्रॉब्लम है क्या, हाँ प्रॉब्लम भी है। तो इससे क्या होता है, हमारा स्लो डाउन होता है मशीन का, या इससे हीट भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अगर हम बार बार फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है ज़्यादा। ठीक है, तो यूज़फुल भी है और प्रॉब्लम भी है, तो दोनों चीज़ें। ठीक है, अब हमें मालूम है अगर हमने किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट को पुश किया आगे तो मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो
फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो याद रखना है, तो अप्लाइड फोर्स अगर हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वेट किस डायरेक्शन में लगता है, नीचे लगता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे अभी एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल देखिए, ये हमारा बॉक्स है, अगर ये बॉक्स के ऊपर हमने फोर्स लगाया, मतलब ये फोर्स लग रहा है अगर, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स ये जो सरफेस है और ये इसका ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में क्या लगेगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो हमारे बॉडी का फोर्स इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो अगर इसे हमने रिजॉल्व किया, ठीक है, फोर्सेस को रिजॉल्व किया, तो हमने ये वो अपना बॉक्स बना लिया। क्या बना लिया हमने, अपना यहाँ पे उसका ही एक बॉक्स बना लिया। क्या बना लिया, समझ लीजिए ये बॉक्स है हमारा, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर रख दिया हमने, तो ये हमारी क्या भी सरफेस हो गई, इसके ऊपर हमने अपना बॉक्स रख दिया। अब हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसको अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ पे लगेगा, मैंने बताया था जो जो सरफेस दोनों कांटेक्ट रहता है वहाँ पे लगेगा। तो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन आ गया ये वाला, अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इधर इसको यहाँ पे बना सकते हो या इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर है। तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है यहाँ, तो ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटेशनल वेट क्या होता है हमारा, अगर वेट आपको पता है तो वेट होता है हमारा एम इंटू जी। तो ये होता है मास ऑफ द बॉडी और जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो याद रखना है कि वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स दी ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा वेट, ठीक है, तो याद रखना है। तो ये हो गया हमारी बॉडी जो जमीन के ऊपर क्या कर रही है, अर्थ के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। सेम अभी आगे चल के हम देखेंगे थर्ड लॉ में कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई बॉडी किसी के ऊपर एक्शन कर रही है तो उसका रिएक्शन भी हमें मिलता है। तो हमारी जो अर्थ है वो भी इसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। तो याद रखना है। तो ये हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसी हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं बॉडी के ऊपर, तो ये याद रखना है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, ये वेट ऑफ देन ऑब्जेक्ट रहता है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो क्या होगा, अगर कोई भी बॉडी है, जैसे एग्जांपल फ्रिक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड फ्लोर इज जीरो, जिससे मैंने बताया था आपको कि अगर फर्श है उसके ऊपर ऑयल गिर गया और हम लोग वहाँ पे खड़े हैं या चलने लगे तो चल पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, द ऑब्जेक्ट गिवन पुश विल नेवर स्टॉप। मतलब अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर रखा और पुश किया उसको तो वो चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। अगर फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा तब। तो याद रखना है, इट विल कीप मूविंग फॉर एवर विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्पेस देखा ही होगा, स्पेस में अगर स्पेस के बाहर, मतलब हमारे अर्थ के बाहर, वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, तो वहाँ पे अगर कोई भी बॉडी को अगर फोर्स लगा दिया तो कंटिन्यूस चलती ही जाती है, रुकती नहीं जब तक कि उसको अपोजिट फोर्स लगता नहीं है। तो याद रखना है। तो जहाँ फ्रिक्शन जीरो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमने बॉडी को फोर्स लगाए तो हमेशा कांस्टेंट मोशन में ही रहेगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। अर्थ पे तो क्या है, अर्थ के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, जैसे एनवायरमेंटल के फोर्स होते हैं, फिर उसके बाद फ्रिक्शनल जो हमारे अगर सरफेस टू सरफेस होता है वहाँ पे होते हैं, और बहुत सारे फोर्स होते हैं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो नो फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग, ठीक है। तो कोई भी, जैसे अभी हमको मालूम है अगर हमें साइकिल चलानी है तो हमें कंटिन्यूस फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है। ऐसा है कि एक बार पैडल मार दिया तो चलते रहेगी, नहीं, कुछ देर के बाद रुक जाती है। लेकिन अगर यही जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा वहाँ पे करेंगे तो एक ही बार फोर्स लगाने के बाद वो अपने आप मूव होते रहेगी, उसको दूसरे फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी से न्यूटन फर्स्ट लॉ बना है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो गैलीलियो थे, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, इन्होंने ये फ्रिक्शन का कंसेप्ट दिया था, या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ का कंसेप्ट उन्होंने दिया था। क्या दिया था उन्होंने, इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ऑल इम्पीडिमेंट्स, मतलब जो भी रुकावटें हैं, आर रिमूव, इट विल कंटिन्यू टू मूव इनडिफिनाइट। तो इसी को
आधार रखते हुए न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया है। ठीक है, तो अब ये भी याद रखना है, जो फ्रिक्शन होगा वो डिफरेंट सरफेस के लिए डिफरेंट फ्रिक्शन होगा, ज़रूरी नहीं सबके लिए सेम फ्रिक्शन होगा। तो शेप, अगर सरफेस चेंज हुआ तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी। तो सबसे पहले हमको मालूम है, अगर कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर अगर वुडन सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगी, हाई फ्रिक्शन होगी। क्यों? क्योंकि अगर उसका सरफेस अगर हमने देखा, वुडन का सरफेस अगर हमने देखा, अगर समझ लीजिए ये वुडन है तो इसका सरफेस अगर हमने देखा तो वो बहुत ही रफ होता है। अगर माइक्रो स्ट्रक्चर में देखा, उसका माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसका जो सरफेस होता है ऊपर से दिखने में थोड़ा हमें लगता है, हाथ जब लगाते थोड़ा थोड़ा रफ लगता है हमें, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो अगर उसके ऊपर कोई भी चीज़ चलाएंगे तो आसानी से क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। ठीक है, अगर लैमिनेटेड सरफेस है, लैमिनेटेड मतलब अगर कोई भी उसके ऊपर हमने कवर चढ़ा दिया ऐसे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, ऑब्जेक्ट थोड़ा आसानी से चलेगा। अगर मार्बल वाली सरफेस बताया तो एकदम स्मूथ है, तो उसके ऊपर बहुत ही कम फ्रिक्शन होगा और ऑब्जेक्ट और फास्ट मूव होगा। तो ये कुछ कंडीशन है। तो जब गैलीलियो ने कहा कि अगर हमने कोई भी अगर बॉडी है, अगर वहाँ पे जितनी भी उससे रोकने वाली चीज़ें वो हटा दिए, तो अगर हमने फोर्स लगाया तो वो हमेशा ही मोशन में रहेगी। तो इससे ही हमारा बना फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो बना। तो चलिए देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो न्यूटन ने क्या बताया है फर्स्ट लॉ में हमें? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कंटिन्यू करेगा, मतलब मोशन में ही रहेगा विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो दोनों सेम रहेगा। ठीक है, अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। जब तक वो मोशन करेगा, जब तक रुका रहेगा, जब तक कोई बाहरी फोर्स उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट stays at rest and an object in motion stay in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon an unbalanced external force is called न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, याद रखना है कि अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर बॉडी रुकी है तो रुकी ही रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स लगाया ना जाए। तो ये कहाँ पे कब पॉसिबल है? जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो वहाँ पे ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर अर्थ पे देखा हमने, तो अगर हमने फोर्स लगाया तो कुछ देर के बाद हमारी जो भी बॉल है वो क्या होती है, फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। तो याद रखना है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब रहेगा? जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, हमने देखा था अभी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पोजिशन टाइम का ग्राफ, तो क्या होगा, वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही हमारी क्या हो जाएगी, रेस्ट की ग्राफ हो जाएगी। सेम ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब वैल्यू जीरो नहीं होगी वेलोसिटी की। ठीक है, नेट फोर्स क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी रहेगी उसकी। ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट मोशन में, जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो वहाँ पे एक बार मिलने के बाद उसके बाद उसका मोशन रहेगा। ये फ्रिक्शन ना हो वहाँ की कंडीशन बताए। ठीक है, मूव्स, तो अगर फ्रिक्शन जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे तब मोशन में आएगा। ठीक है, ये कंडीशन है जहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, ये कंडीशन है जहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो। एक बार फोर्स लगाने के बाद फिर स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एट सेम स्पीड, तो जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो वहाँ पे ये कंडीशन लगेगी, जहाँ पे फ्रिक्शन है वहाँ पे ये कंडीशन लगेगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या आएगा ग्राफ उसका, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो हम ग्राफ देखेंगे अभी। ठीक है, अब इनर्शिया क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। इनर्शिया क्या होता है वो देखेंगे अब। तो इनर्शिया क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट। तो बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो अपने जो भी स्टेट है उसको मतलब बनाए रखना। मतलब अगर मैं बैठा हूँ तो मैं बैठा ही रहना चाहूँगा, अगर मैं मोशन में हूँ तो मोशन में ही रहना चाहूँगा। इसी को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो इसे दिया किसने था, इसे आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, 1687 में। तो याद रखना है। तो जैसे एग्जाम्पल है, अगर हमने देखा रहेगा एग्जाम्पल, अगर हम लोग बस में बैठे हैं, अगर बस मोशन में है तो जैसे ही गाड़ी रुकती है तो हम आगे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं?
क्योंकि हम कंटिन्यूअस मोशन में चल रहे थे बस के साथ। तो जैसे ही बस रुकी, बस तो अपना रुक गई, लेकिन हम लोग अपना जो मोशन है उसे बनाए रखने के लिए इनर्शिया की वजह से हम लोग क्या चले जाएंगे आगे। सेम वैसे ही अगर बस रुकी तो हम लोग बैठे हैं आराम से। तो जैसे ही बस आगे बढ़ती है, अभी हमारा स्टेट क्या था, रेस्ट का था, जैसे ही बस आगे बढ़ी तो इनर्शिया क्या करेगा, वो रेस्ट बनाए रखना चाहेगा, लेकिन बॉडी मोशन में आ गई तो इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो ये बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है समझने के लिए कि इनर्शिया क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं या ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले कि हमारा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या आएगा, हमारा जो भी, अब हमारी बॉडी रेस्ट में है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी या हमारा जो एक्स एक्सिस रहेगा पोजीशन टाइम ग्राफ में, ये हमारा क्या दिखाएगा, ये हमारा दिखाएगा ऑब्जेक्ट इन रेस्ट दिखाएगा। सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी क्या दिखाएगा, अगर बॉडी मोशन स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही तो उधर भी क्या आएगा हमारा, उधर भी हमारा क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ही क्या आएगी, हमारी रेस्ट की पोजीशन आएगी। तो पेपर में हमको पूछ सकता है, ठीक है, ग्राफ देके कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो कौन सा ऑप्शन रहेगा। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, ओरिजिन से पास होने वाली एक बीच की लाइन, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा पैरेलल टू हमारा एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये ग्राफ याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्ट में रहेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे आएगा, अगर बॉडी मोशन में है तब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो क्या आएगा, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन ना हो, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ना हो तो वहाँ पे ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है। ये हमने पिछले चैप्टर मोशन सेकंड में भी देखा है, जिसने ना देखा हो वो जाके सेकंड चैप्टर हमारा देख ले पहले, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ तो हो गया, अब चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ये क्या है, ये यहाँ पे एक नया कंसेप्ट बनता है मोमेंटम का, ठीक है। तो मोमेंटम का कंसेप्ट सेकंड लॉ से ही बनता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी नेट फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। कब होगा, कैसे होगा एक्सेलरेट, या किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारी बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। मतलब अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम लोग बॉडी के ऊपर तो बॉडी मूव करना चालू कर देगी इसी डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ कहते हैं। तो फोर्स जो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एक्सेलरेशन के, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, या हम बोल सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मास के, और बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है मास के, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो उधर वहाँ से एक फॉर्मूला बनता है एफ इक्वल्स टू एम ए, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये देखेंगे ऐसे बनता है थोड़ी देर में। फोर्स न्यूटन में डिनोट करते हैं, मास केजी में हम लोग ऐसा यूनिट है, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में उसकी ऐसा यूनिट है। तो जब फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे दिख रहा है दोनों का डायरेक्ट संबंध है। अगर सेम मास ज़्यादा हो तो फोर्स भी क्या लगे, मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो याद रखना है, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू हमको बताइए, अप्रोक्सीमेटली 9.81 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 न्यूटन को पता है कि 1 केजी की बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए जो भी फोर्स लगते हैं उसे 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। तो अब जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसका दूसरा डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या आ सकता है वो देखेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है सबसे पहले वो देख लेंगे हम लोग, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मोमेंटम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले क्रिकेटर या क्रिकेट खेलते हैं तो जो फील्डर होता है पुल्स हैंड बैक वाइल कैचिंग। तो जैसे इधर दिख रहा है आपको कि अगर ये बॉल यहाँ पे था और ये हाथ पहले यहाँ पे था हमारा, ठीक है, ये अगर आपको दिख रहा है, तो अगर ये हाथ दिख रहा है हमें आपको, ठीक है, तो जैसे ही बॉल अगर ये यहाँ पे कैच कर लेता तो फिर क्या लगता है, फोर्स ज़्यादा लगता। लेकिन इसने क्या किया, अपने हाथ को पीछे लाया, ठीक है, बॉल के साथ, और यहाँ पे उसका इम्पैक्ट हुआ है।
तो ये जो इसने इतना जो टाइम बाय किया है, ठीक है ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो इम्पैक्ट रहेगा फोर्स का वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वही बताया है कि जितना टाइम ज़्यादा रहेगा उतना ही फोर्स कम लगेगा, उससे ही चांसेस क्या होगा, इंजरी के कम होंगे। तो ये F=ma का यूज़ किया है उसने। तो एक्सेलरेशन जितना कम होगा उतना ही फोर्स कम लगेगा। तो एक्सेलरेशन कम कब होगा, जैसे जैसे टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा, मतलब जितना टाइम लेंगे उतना ही एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है एयर बैग का, देखा रहेगा आपने। ठीक है, तो एयर बैग क्या करता है, अगर एयर बैग नहीं रहे तो हमारा जिस डायरेक्ट हम कहाँ क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट अपनी जो हैंडल होती है गाड़ी का या कांच होता है उसमें जाके टकरा जाएंगे। तो अगर हमने देखा रहेगा पीलो, अगर हमने स्मूथ पीलो देखा रहेगा, तो जैसे हम इसके ऊपर सर रखते हैं तो ये तुरंत नीचे नहीं जाता है। अगर हमारा बेड है, अगर हम यहाँ पे पीलो नहीं, तो हम जब अपना सर रखते हैं तो डायरेक्ट हमारा जो इम्पैक्ट रहता है वो सीधा बेड से रहता है। लेकिन जैसे पीलो रखा हमने तो धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे वह अपना साइज़ क्या करता है, चेंज करता है। इससे क्या होता है, हमारा जो टाइम ज़्यादा लगता है तो इससे इम्पैक्ट हमारा बेड से कम पड़ता है। तो सिमिलरली अगर एयर बैग देखेंगे तो आप ऐसा एयर बैग रहता है, जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो ये खुल जाता है, तो हमारा जो सर रहता है पहले इससे इम्पैक्ट करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये धीरे 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 टाइम ज़्यादा बाय करता है, और इससे क्या होता है, हमारा जो भी एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, या इम्पैक्ट जो भी होता है हमारा सर का वो हैंडल से बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो एयर बैग इन व्हीकल इंक्रीजेस स्टॉपिंग टाइम, तो इससे क्या होता है, रिड्यूस फोर्स ऑन पैसेंजर। ठीक है, तो याद रखना है। सेम वही अगर हमने देखा रहेगा नारियल फोड़ रहे अगर हम लोग घर पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स, मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, उससे क्या होता है, फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए हमारा कोकोनट फट जाता है। देखा रहेगा अगर धीरे से फोड़ेंगे हम, धीरे से फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कम रहता है। ठीक है, और टाइम भी देखा है हमने, टाइम क्या रहेगा, कम लगेगा। टाइम कम लगेगा मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर फोर्स धीरे से तोड़ रहे हैं हम लोग तो टाइम ज़्यादा रहेगा, तो इससे क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, तो इससे फूटता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अब चलिए हम मोमेंटम देख रहे थे, मोमेंटम हम लोग देखेंगे क्या होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, हमने देखा था वहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो सेकेंड लॉ हमने क्या देखा था, सेकेंड लॉ, तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो हमने देखा था, तो सेकेंड लॉ हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली proportional to applied force and motion takes place in the direction of applied force। तो ये दूसरा डेफिनेशन है सेकेंड लॉ का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो P इक्वल्स टू एम इंटू वी, तो मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, जैसे एक्सेलरेशन को A से डिनोट करते हैं वैसे ही मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एट इट्स वेलोसिटी। तो व्हेन अ फोर्स अप्लाइड द मोमेंटम चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो टाइम के साथ साथ मोमेंटम की वैल्यू भी चेंज होती है, तो उसी को कहते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हैं उसी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो याद रखना है हमें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम के साथ मोमेंटम की वैल्यू चेंज होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उसी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा पी डिवाइड बाई टी। तो डेल्टा पी क्या होता है, रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम। अब पी क्या होता है हमें पता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास तो सेम रहेगा बॉडी का, तो मास तो सेम ही होगा ना, सिर्फ हमारा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चेंज होगा। तो समझ लीजिए फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने वी लिया, ठीक है, अब यहाँ पे हमने समझ लीजिए कि डेल्टा मतलब चेंज होता है। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज हमें मालूम, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अगर फाइनल को हमने वेलोसिटी वी लिया तो इनिशियल को हमने क्या लेंगे, यू ले लिया हमने, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और डिवाइड बाय
टाइम, जो टाइम इंटरवल हो, तो इसे डेल्टा टी भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ जो भी रहे। तो हमको पता है अगर हमने मास कॉमन निकाल लिया इसमें, तो v माइनस ई हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे टी है ही है। अगर हमने इस टर्म को देखा तो ये टर्म क्या रहता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एम ए होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। तो फोर्स सी हमारा, जो भी हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हमने देख लिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो ये कहलाता है हमारा एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। और भी कंडीशन है तो यहाँ पे हमें याद रखना है। तो मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास, ठीक है। तो हम अगर मोमेंटम का यूनिट निकालना चाहेंगे तो मास का यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम का क्या है, एसआई यूनिट है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकेंड लॉ, ठीक है। तो सेकेंड लॉ समझ में आ गया, दोनों डेफिनेशन। अब चलते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर कोई भी एक वेट लिफ्टर है, वो क्या करता है, वो बारबेल को क्या करता है, होल्ड करता है। बारबेल देखा ही रहेगा हमने, ऐसा वेट लगे रहता है दोनों तरफ, ठीक है। तो 10 kg दोनों तरफ लगे है। अगर इस तरफ भी 10 kg लगा है और इस तरफ भी 10 kg लगा है बारबेल में, ठीक है। और 10 kg ये जो बार है उसका वेट है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 kg हो जाएगा। तो अगर इसको उठा के रखना है, वो जो वेट लिफ्टर है, तो उसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने देखा, अगर इसके ऊपर, ठीक है, तो ये फोर्स और बारबेल का फोर्स, तो इसे लगाने के लिए एक फोर्स लगेगा, जो कौन लगाएगा, जो वेट लिफ्टर लगाएगा। तो कितना लगाएगा, तो हमें पता है ये जो तीनों कंबाइन वेट होगा, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग मालूम है हमें कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा एम जी होता है। तो एम यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, इनको कंबाइन इंटू जी हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब 30 इंटू 9.81, तो 30 इंटू 9.81, तो ये हो जाएगा हमारा 294। तो अभी ये फोर्स तो नीचे लग रहा है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमको अपवर्ड लगाना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन में हमें 294 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स हमेशा न्यूटन में होता है, याद रखना है, केजी में नहीं निकालना है। केजी में जो होता है हमारा, वो होता है हमारा मास होता है। तो ये याद रखना है कि जब तक हम लोग मास के साथ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, तब तक वेट नहीं आता है या फोर्स नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बताया था वहाँ पे फोर्स ही क्या होता है, हमारा वेट होता है, ठीक है, याद रखना है। तो फोर्स मतलब ही वेट। वेट क्या होता है, जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बॉडी को नीचे लाने के लिए, उसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स कहते हैं, या वेट कहते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। अब एक दूसरा एग्जांपल है कि अगर एक कोई ब्लॉक है 25 kg का, ठीक है, ये 25 kg का हमारा अगर एक बॉक्स है, वो सरफेस के ऊपर रखा गया है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना बोला उससे, 50 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ मूव कराने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 2 सेकेंड ले रहा है, अगर 55 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा उसने कि हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है, टाइम कितना हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमें क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 सेकेंड में। तो बहुत आसान है, अगर हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो फोर्स अगर समझ लीजिए हमने इधर लगाया उसका, तो फोर्स की क्या है, फोर्स लगा रहा है 55 न्यूटन। फ्रिक्शन क्या बोला है, फ्रिक्शन अपोजिट टू द मोशन रहेगा, तो कितना है, 50 न्यूटन है, ठीक है। और हमें इसका वेट दिया है, वेट कितना बोला है उसका, 25 किलो। तो 25 किलो, तो इसका रिएक्शन फोर्स भी लगेगा कुछ। तो हमें मोशन इस डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि रिजल्टेंट पहले निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे, तो ये जो 55 न्यूटन वो ग्रेटर है 50 से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो 55 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का। तो फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताइए, एफ इक्वल्स टू एम जी वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। या तो एक्सेलरेशन पहले निकाल लेंगे,
तो हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमें मास पता है और फोर्स भी पता है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एफ डिवाइड बाय एम। तो फोर्स कितना है हमारा 5 न्यूटन और हमारा मास कितना है 25 kg। तो ये आ जाएगा हमारा 0.2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे वो हम लॉ ऑफ मोशन से निकालेंगे। तो लॉ ऑफ मोशन 3 टाइप के हमने देखा था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा है हमारा v का स्क्वायर इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये निकालेंगे हम लोग। तो अब सेकेंड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, टाइम दिया है हमको ताकि, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो ये टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई। अब क्या बचा, सिर्फ हाफ। एक्सेलरेशन का मान आया हमारा 0.2 और टाइम कितना दिया है हमें, टाइम दिया है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर। तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.4 मीटर। तो याद रखना है, पिछले चैप्टर में हमने देखा है लॉ ऑफ मोशन, तो जिसने वो ना देखा हो चैप्टर, पहले वो चैप्टर देख ले, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल देखें, अगर स्पोर्ट कार है उसके मास जो है 1500 kg है, ठीक है, उसका मास कितना है 1500 kg है, और 0 से 10 मीटर पर सेकेंड चल रही 5 सेकेंड में, फिर उसके बाद कांस्टेंट है, फिर स्टॉप कर रही है 5 सेकेंड के बाद, तो सभी फेज में फोर्स क्या आएगा ये पूछा है। तो 3 फेज है हमारी, कितनी फेज है, 3 फेज है, कितनी फेज है हमारी, 3 फेज है। 3 फेज, पहला फेज क्या है, पहला 0 से 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा क्या है कांस्टेंट 10 के बराबर, उसके बाद तीसरा क्या है, फिर तीसरा 10 से फिर 0 पे जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे 3 फेज है। तो फर्स्ट फेज में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमें बोला है, फोर्स बोला है हमें, तो हमें फॉर्मूला मालूम है, फोर्स फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा सभी का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम सभी का दिया है उसने, सभी का टाइम दिया है। तो 0 से 10 सेकेंड पास में जा रही, तो फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगी। दूसरे फेज के लिए क्या आ जाएगी, दूसरे फेज के लिए फाइनल वेलोसिटी भी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, क्या आ जाएगी दूसरे फेज के लिए, एक्सेलरेशन 0। तीसरे फेज के लिए क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है रेस्ट में 0 माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 10 थी, डिवाइड बाय 5 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स निकालने के लिए हमें पता है पहले एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, तो 1500 इंटू एक्सेलरेशन क्या है 2 है, तो कितना आ जाएगा 3000 न्यूटन बराबर। सेम डायरेक्शन जो दिया रहेगा उसके हिसाब से, फिर उसके बाद दूसरे का आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 फोर्स लग रहा है, और तीसरे में क्या आ जाएगा वही माइनस में लगेगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी और फोर्स का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो ये है न्यूटन लॉ के कुछ एग्जांपल। ठीक है, अब चलिए न्यूटन थर्ड लॉ देखते हैं हम लोग। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है हमें कि whenever one object exert a force on a second object, the second object simultaneously exert an equal and opposite force on the first object। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है जिस मैग्नीट्यूड से, जिस डायरेक्शन में, उसी मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में दूसरा भी जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि for an every action there is equal and opposite reaction, and action and reaction takes place on two different bodies। तो याद रखना है, तो यहाँ से ही निकलता है एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, ये हमेशा पेयर में निकलता है, अगर एक्शन लग रहा है तो वहाँ पे रिएक्शन भी होने वाला ही है, लेकिन हमेशा दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट रहेंगे, एक्शन करने वाला भी ऑब्जेक्ट दूसरा रहेगा और रिएक्शन करने वाला भी ऑब्जेक्ट दूसरा रहेगा। तो ये याद रखना है। जैसे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया या दीवार को पुश कर रहे हैं, तो हमें उतना ही फोर्स दीवार से भी लगता है। सेम अगर चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा पैर जो है ज़मीन के ऊपर पुश करना पड़ेगा, तो इसीलिए ज़मीन भी हमारे ऊपर उतना ही अमाउंट में फोर्स लगाती है, इसीलिए हम लोग ग्राउंड से चल पाते हैं। सेम अगर पानी में हमें पुश करेंगे तभी हम लोग
पानी भी हमें पुश करेगा। सेम रॉकेट अगर ऊपर जाने तो रॉकेट पहले क्या करता है, गैस जो होता है वो नीचे ज़मीन पे पुश करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जिस अमाउंट में हम लोग फोर्स लगाएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड जो रहेगा हमारा, ठीक है ना, वह सेम रहेगा, लेकिन दोनों अलग अलग सरफेस पे रहेगा, मतलब दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। एक बॉडी पे अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमने देखा था, अगर ये सिंगल बॉडी, इसी के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, दोनों का अमाउंट सेम है, ये दोनों का एक ही डायरेक्शन में एक ही मैग्नीट्यूड, तो कैंसिल कर देगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी रेस्ट में रहेगा। इसीलिए दोनों अलग अलग सरफेस रहेगा, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन बना रहता है हमें कि ठीक है, एक्शन रिएक्शन लग रहा है, अगर ये बॉडी है और ये अर्थ है तो एक्शन अगर बॉडी से आएगा तो रिएक्शन कहाँ से आएगी, अर्थ से आएगी। तो दोनों ऑब्जेक्ट और अर्थ क्या है, दोनों अलग अलग बॉडी है, इसीलिए कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मोशन में आती है बॉडी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे बॉल अगर रेस्ट में है, अगर बॉल हमको मालूम है जितना ज़ोर से हम बॉल मारते हैं उतना ही फोर्स हमें पैर में भी चोट लगती है। सेम अगर ये हमारी चेयर है, अगर हमने इसको फोर्स लगाया है, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे, तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पे फोर्स लगाते तो हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग खींच रहे हैं, मतलब अपने आप को इस तरफ खींच रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो वो भी हमें क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग पैर पीछे को मारेंगे तो हम लोग आगे को चलेंगे। सिमिलरली अगर हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं तो वो इस तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, या तो हम लोग अगर नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो वो हमें इस तरफ लगाएगा। सेम वही अगर हम लोग राफ्टिंग कर रहे हैं तो अगर हम फोर्स देख रहे हैं पीछे की तरफ लगा रहे हैं तो हम लोग आगे जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए थर्ड लॉ के। तो एक सेम एग्जाम्पल, अगर हम लोग चढ़ रहे हैं, किसके ऊपर चढ़ रहे हैं, हम लोग पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो हमने अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो हम ऊपर चढ़ते हैं। सेम हमारा जो रॉकेट है, अगर रॉकेट नीचे की तरफ लगता है तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं। सिमिलरली ये हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या है, द फोर्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर, एक्शन और रिएक्शन दोनों पेयर में आते हैं, बट रिमेंबर दैट दीज टू फोर्सेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। तो एक्शन, ये रॉकेट का जो गैस है वो एक्शन कहाँ पे कर रहा है, ज़मीन पे कर रहा है, लेकिन वो ज़मीन रिएक्शन कहाँ पे दे रही है, ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा के दे सक रही है। ठीक है, और दूसरा नोट क्या है, द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, मतलब जो न्यूटन हमें बताया थर्ड लॉ के हिसाब से, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, इसीलिए दे डू नॉट बैलेंस ईच अदर, बैलेंस नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, दे बैलेंस ईच अदर। ठीक है, इवन दो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे डू नॉट इन जनरल प्रोड्यूसेस इक्वल एक्सेलरेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ द, ये जो मैंने बताया था थर्ड वाला, ठीक है, वो इसका है। क्या बोल रहे हैं, अभी देखिए, जैसे ये हमारा फल है, अगर ये पपैया का पेड़ है, अगर फल है, तो अर्थ क्या कर रही होगी, इसको खींच रही होगी, किसको, ये पपैया को अपनी तरफ, और ये लेकिन पपैया भी तो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। अब हमें पता है, अगर हमने देखा है एक्सेलरेशन, अब फोर्स इक्वल्स टू mg होता है, ma होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, बराबर। अब मास जिसका ज़्यादा रहेगा उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, अगर मास देख लिया हमने, तो मास जिसका ज़्यादा रहेगा एक्सेलरेशन उसका उतना ही कम रहेगा। ठीक है, तो हमें पता है हमारा जो अर्थ का मास है वो ज़्यादा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो, मतलब पपीता उसको खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो वही बताया है कि इवन दो द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट आर इक्वल, फोर्स इक्वल है, जितने अमाउंट में ये फोर्स लगा रहा है उतने अमाउंट में वो भी फोर्स लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, बिकॉज द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन विच दे आर एक्टिंग मे बी डिफरेंट। तो इसका मास, हमारे जो पपैया का मास है वो अलग होगा, और हमारे जो अर्थ का मास है वो अलग होगा, इससे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए पपीता क्या हो जाता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन हमारा पपैया अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इवन दो द पेयर ऑफ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आर नॉट इक्वल बिकॉज देयर मासेस आर डिफरेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें पूछ सकता है। ठीक है, थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है ये। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है। तो ये याद रखेंगे हम लोग कि भले ही दोनों का जो फोर्स है वो सेम है, लेकिन मास की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से एक्सेलरेशन भी अलग अलग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो एप्लीकेशन
अभी देखा हमने रॉकेट वाला, तो रॉकेट लॉन्च जब होता है, ठीक है, तो जो भी हमारी गैस होती है रॉकेट के अंदर भरी हुई एग्जॉस्ट गैसेस, वो क्या होती है, नीचे की तरफ जाती है। तो उतना ही जितने अमाउंट में हम लोग गैस एग्जॉस्ट से बाहर निकालते हैं, उतने ही सेम अमाउंट में फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट के लगता है। तो इसीलिए रॉकेट क्या होता है, वो ऊपर की तरफ मुड़ता या उड़ता है, ठीक है। अगर अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन रॉकेट वेट, रॉकेट टेक्स ऑफ। तो जो भी अपवर्ड फोर्स लगा रहा है रॉकेट के वेट से ज़्यादा रहेगा, तभी हमारी बॉडी मूव होगी। तो हमारा जो चंद्रयान 3 था, विक्रम लैंडर जो था, ठीक है, उसने रिवर्स थ्रस्ट यूज किया था मून लैंडिंग पे। हमें पता है कि ये अगर हमारा मून का सरफेस है, ये हमारा लैंडर था जब ये जा रहा है, ठीक है, तो हमें मालूम है अभी ये नीचे आ रहा है तो मोशन इस तरफ है। तो उतना ही अगर हमने क्या किया, रिवर्स यूज किया, मतलब जो भी हमारा थ्रस्ट था फिर से हमने क्या किया, इसको नीचे की तरफ पुश किया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मोशन था उसमें क्या आएगा, स्लो डाउन हुआ। इसीलिए बोलते हैं रिवर्स लैंडिंग, ठीक है। तो जो हमने वहाँ पे देखा था पपैया वाला, कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या एग्जांपल लेते हैं, वाई डज नॉट फ्रूट फॉल टू अर्थ, ठीक है, बट अर्थ डज नॉट सीम टू फॉल टूवर्ड फ्रूट। फ्रूट क्यों ज़मीन के ऊपर गिरता है, ज़मीन क्यों नहीं फ्रूट के पास जाती है। तो उसका वही हमने देखा था कि भले ही फोर्स क्या है, सेम लग रहा है दोनों में, लेकिन जो हमारा एक्सेलरेशन दोनों में अलग अलग है। तो इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन बोथ, बट अर्थ मास इज इनॉर्मस, सो इट्स एक्सेलरेशन इज इनफाइट इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है, अननोटिसेबल होती है, ठीक है, लगता है लेकिन वो दिखती नहीं है, इतना कम होता है ताकि उसका मोशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे वही एग्जांपल है बुलेट वाला, कि बुलेट अगर हमने फायर किया तो रिकॉइल होता है, अगर गन से बुलेट फायर कर रिकॉइल होता है। तो बुलेट तो जो बहुत ही स्पीड से निकल जाती है, लेकिन गन का जो स्पीड वेलोसिटी होती है बहुत कम होती है। क्यों, इसी की वजह से कि मास दोनों का क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो वो किससे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता ही है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे या एक्सेलरेशन का कंपैरिजन कर लेंगे। तो दोनों में तो फोर्स सेम ही लग रहा है, क्या लग रहा है, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन मास अलग अलग है। तो ये हो जाएगा हमारा गन का मास, सॉरी फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, अभी उसने दिया हमें। तो बुलेट का मास कितना है, 0.1, और गन का मास क्या है, दिख रहा है 5 kg, और फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है। तो हमें पता है, अगर ये हमारा बुलेट का निकाला हमने एक्सेलरेशन, तो हमें पता है फोर्स ऑफ बुलेट कितना है, 2 ही न्यूटन है, लेकिन मास कितना है बुलेट का, 0.1 है। सिमिलरली अगर हमने गन का निकाला तो फोर्स कितना है, सेम 2 ही न्यूटन है, और लेकिन मास कितना है, 5 है। तो इधर अगर हमने निकाला एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट, तो अगर हमने देखा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अगर मैंने देखा, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इतनी स्पीड से जाएगी और ये इतने स्पीड से पीछे आएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो सेम फोर्स होता है, लेकिन डिफरेंट मासेस होने की वजह से एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होता है। नहीं तो पता चला जितना, तो हमने दूसरे गोली, मतलब सामने वाले के ऊपर जो गोली चलाया है उतनी स्पीड से जा रही है, और सिमिलरली हमारी जो बंदूक का रिकॉइल है उतनी ही स्पीड से आ रही, तो हम भी इंजर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्ड लॉ का अप्लीकेशन कुछ, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं फोर्सेज ऑन अ सिस्टम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमने देखा था वहाँ पे कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, और हम क्या कर रहे थे, इसको पुश कर रहे थे, इसको क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे। तो हमने इसके ऊपर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज देखा था। सिमिलरली अगर दो फोर्सेस हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, हम कंसीडर करते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, उस हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि स्टडी करने में आसानी हो। अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, उत्तर सेम ही आएगा दोनों का, वो हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, लेकिन सिंगल बॉक्स कंसिडर करेंगे तो उत्तर वही आएगा। तो एग्जांपल लेते, जैसे दो बॉक्स यहाँ पे दिए हमें, कितने बॉक्स दिया है, एक पहला बॉक्स है ये, और ये दूसरा बॉक्स है। तो दोनों को हमने थ्रेड से बांध दिया है, ठीक है, थ्रेड से बांधा है, और कंबाइन हमने फोर्स लगाया है, ठीक है। तो जो फोर्स इसके ऊपर होगा वही फोर्स इसके ऊपर हो जाए, क्योंकि ये थ्रेड जो है उसके टेंशन की वजह से, ठीक है। तो फॉर्मूला में मत अगर पता है, फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता है। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स डिवाइड बाय मास हो जाएगा। अब ये मास जो था वो सिंगल यूनिट का था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 + m2, बस इतना ही चेंज है और कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो
एग्जांपल देखते हैं। तो सिर्फ वहाँ पे तो हमने ये देखा था, लेकिन टोटल में क्या क्या लगेगा। टोटल में हमें पता है ये ये जो फोर्स है वो लगेगा हमारा, सेम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमारा, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये लगेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद वेट जो लगेगा हमारा m1 प्लस m2 जी। और फिर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, हमारा जो भी m1 जी मतलब n1 प्लस n2 अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इतने फोर्स लगेंगे हमें, ठीक है। तो इसे हमें बैलेंस करके हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल में मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। अब थर्ड लॉ का जो एप्लीकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है ये। तो ये क्या कहता है, फॉर अ कोलिजन occurring between two or more bodies in an isolated system, the total momentum of the system remain constant provided no external forces like friction or air resistance act on it। अगर कोई भी कोई दो बॉडी इम्पैक्ट करने जा रही है, कोलाइड करने जा रही है आइसोलेटेड सिस्टम में जहाँ पे फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस एयर ना हो, तो वहाँ पे मोमेंटम क्या होने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब ना लग रहा हो तो, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन होने के पहले जो मोमेंटम था, कोलिजन होने के बाद भी मोमेंटम वही रहेगा, ठीक है। तो मोमेंटम को पता ही क्या होता है, m इंटू वी होता है, या m इंटू यू बोल सकते हैं। तो सेम बिफोर कोलिजन में क्या हो जाएगा, अगर दो बॉडी है तो समझ लीजिए इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। शुरू में इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है, ठीक है। तो और फाइनल क्या हो जाएगा, इसका v1 हो जाएगा, इसका v2 हो जाएगा। तो देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन, पहले वाले का मास इंटू पहले वाले की वेलोसिटी बॉडी की, सेम दोनों का एडिशन m2 इंटू u2। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंटम की वैल्यू, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 m2 क्या है, मासे से दोनों ऑब्जेक्ट के, u1 u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, और v1 v2 क्या, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो ये रहा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब न्यूटन के तीनों लॉ, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या उसमें हमने देखा था कि अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहेगी, या बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उसके ऊपर मतलब जो भी वेलोसिटी उसके कांस्टेंट वेलोसिटी में, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो वहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिलता है कि बॉडी रेस्ट में है तब वहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा वहाँ पे जीरो होगा। जैसे बुक ऑन अ टेबल और स्लाइडिंग बॉल इन स्पेस, ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट लॉ का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। अब सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, या इसको एफ इक्वल्स टू एम ए कहते हैं हम लोग। जैसे वहाँ पे हमें नेट फोर्स क्या मिला था, जीरो मिला था, तो ये यहाँ पे एफ इक्वल्स टू एम ए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड मोशन टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये हमने देखा था। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, पुशिंग अ कार या कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है। जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू कम होता है, वैसे वैसे हम जो हर्ट होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। अब तीसरा है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो दोनों फोर्स जो लगेंगे वो क्या लगेंगे, एक दूसरे के अपोजिट, और दोनों बॉडी अलग है। जैसे 1 2 बॉडी है दोनों, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दोनों इक्वल और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अलग रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल है चलना, मूविंग अ बोट और रॉकेट लॉन्च। तो ये रहा हमारा मोशन का लास्ट पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपने राय दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।